हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों रेसिस्टेंस और कुछ फैक्टर जो रेसिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। मतलब ऐसा कुछ कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है बेसिकली। मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा या कम कैसे हो सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेसिस्टेंस के बारे में, है ना। वो रेसिस्टेंस क्या होता है, तो अगर हम समझने की कोशिश करें बेसिकली, तो ये काम कैसे करता है पहले वहां से देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर एक वायर है, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रोटॉन्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इसके अंदर एटम होंगे। और एटम है तो फिर इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर है कुछ प्रोटॉन्स ऐसे, और साथ में है कुछ, और आप जानते हैं कि ये कंडक्टर है तो इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर ऐसे रहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन से मान लीजिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो कोई डायरेक्शन नहीं होता उनका, ठीक है। लेकिन जब उनको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उनके अंदर एक मोशन आ जाता है, तो वो मूव करने लगते हैं। जब वो मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उनके रास्ते में ना प्रोटॉन आ जाता है। तो प्रोटॉन तो मूव करते नहीं, प्रोटॉन तो स्टेबल होते हैं। प्रोटॉन्स होते हैं कैसे स्टेबल, वो तो अपनी जगह पे स्टेशनरी होते हैं बेसिकली, तो वो मूव नहीं करते। तो जब वो मूव नहीं करते तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं साथ में, इलेक्ट्रॉन्स जैसे मूव करते हैं प्रोटॉन रास्ते में आ जाता है, तो क्या होता है उनका रास्ता रुक जाता है ना। वो मूव करना बंद तो नहीं करते लेकिन रुक जाते हैं। तो उनके अंदर एक बेसिकली एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है उनके मोशन में। और ये रेसिस्टेंस कौन क्रिएट कर रहा है, प्रोटॉन कर रहे हैं। तो अब देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ पर आगे एक कुछ रेसिस्टेंस आएगा, फिर वो यहाँ से किसी तरीके से आगे जाएंगे, फिर से यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आएगा, फिर ऐसे ही कंटिन्यूअसली एक रेसिस्टेंस क्रिएट रहेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो वहां पर बीच में प्रोटॉन्स का रेसिस्टेंस आ जाता है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे प्रोटॉन का रेसिस्टेंस आएगा, और रेसिस्टेंस इसे ही हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। अब ये रेसिस्टेंस क्यों होता है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन सारी चीजों को हम आज इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से रेसिस्टेंस कम या ज्यादा हो सकता है, और बाकी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। मतलब कंडक्टर का मटेरियल जो है, कंडक्टर का मटेरियल भी डिसाइड कर सकता है कि रेसिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, कि अगर मैं बात करूं नॉर्मली कॉपर वायर की, तो कॉपर वायर एक कंडक्टर है ना। आप जानते हैं कॉपर वायर क्या है, एक कंडक्टर है, और कंडक्टर होने की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेंगे, लेकिन उसका रेसिस्टेंस जो है वो काफी कम होता है, रेसिस्टेंस का बहुत ज्यादा नहीं होता है। वहीं पे जब मैं बात करता हूँ एक एलॉय, नाइक्रोम, एक्चुअली नाइक्रोम एक एलॉय है, तो मैं जब नाइक्रोम की बात करता हूँ, जब मैं नाइक्रोम की बात करता हूँ, नाइक्रोम क्या है, एक एलॉय है। नाइक्रोम क्या है, एक एलॉय है, और उसका रेसिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। तो मटेरियल टू मटेरियल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा मटेरियल लेके आता हूँ जैसे कि जिसमें मैं कुछ दूसरे मटेरियल, जिसमें कोई दूसरे एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी नाइक्रोम का एग्जांपल दिया, तो ये क्या हुआ, मटेरियल तो चेंज हो गया, कंडक्टर तो है, वो कंडक्टर भी है, फिर भी उसका रेसिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है। तो कुछ मटेरियल टू मटेरियल भी रेसिस्टेंस वेरी करता है, ठीक है। दूसरा पार्ट है लेंथ का, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ये कहते हैं कि अगर आप लेंथ ऑफ द, मतलब कंडक्टर की अगर लेंथ इंक्रीज की जाए, कंडक्टर की अगर लेंथ इंक्रीज की जाए, तो उसमें रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो आप कह सकते हैं रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब क्या हुआ इसका, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसके अंदर आपको मैंने जैसे भी बताया इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि ये प्रोटॉन्स है बीच में, ठीक है, कुछ ऐसे, और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ऐसे ऐसे रास्ते में होते हैं, वो मूव करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। अभी जब मोशन इनमें होगा तो आप समझिए, जैसे ये मूव करेंगे आगे, जैसे ये आगे की तरफ मूव मूव करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही क्या होने लगता है, इनमें रेसिस्टेंस क्रिएट होगा। अगर ये लंबा वायर होगा, इनकी लेंथ अगर ज्यादा होगी, अगर इसकी लेंथ ज्यादा होगी, तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा रेसिस्टेंस मिलेगा, ज्यादा रास्ते में प्रोटॉन्स मिलेंगे। और अगर लेंथ कम होगी,
तो इनमें रेसिस्टेंस कम होगा। काफी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रेसिस्टेंस, क्योंकि इसमें प्रोटॉन में कम होंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा। तो लेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा एटम, ज्यादा प्रोटॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा रेसिस्टेंस। लेंथ कम होगी तो कम प्रोटॉन, कम इलेक्ट्रॉन, कम रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब लेंथ इंक्रीज अगर होगी, लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा है थिकनेस ऑफ अ कंडक्टर। मतलब थिकनेस ऑफ अ कंडक्टर, या तो आप एरिया की भी बात कर सकते हैं यहाँ पर थिकनेस की बात कर सकते हैं। तो एरिया या थिकनेस की हम बात करते हैं जनरली, तो या एरिया इंक्रीज किया जाए, एरिया अगर इंक्रीज किया जाए तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। या आप थिकनेस की बात कर सकते हैं, मतलब थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब रेसिस्टेंस को अगर हम थिकनेस को बढ़ाएं तो रेसिस्टेंस कम होगा, बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ऐसा है जैसे मेरे पास एक वायर है, इस वायर, एक वायर ये है और एक वायर ये वाला है। अब आप देख सकते हैं इसमें से थिकनेस एक की ज्यादा है और एक की कम है। तो जहां की थिकनेस कम है, अगर आप देखेंगे वहां पर ये प्रोटॉन है, ये कुछ प्रोटॉन्स है ना इसके अंदर, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, राइट, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, जब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर स्पेस बहुत कम है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए जगह ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जगह नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव ही नहीं कर पा रहे हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, लाइक इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है, और इसी वजह से रेसिस्टेंस भी क्रिएट, जो रेसिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। तो जैसे जैसे रेसिस्टेंस डिक्री, जैसे जैसे थिकनेस आप बढ़ाओगे या एरिया बढ़ाओगे, वैसे वैसे रेसिस्टेंस कम होता जाता है। तो रेसिस्टेंस इस पे डिपेंड करता है, किस पे, एक बात तो है इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया भी कह सकते हैं आप, एनसीईआरटी में एरिया दिया है तो आप एरिया लिख सकते हैं। बेसिकली थिकनेस बढ़ेगी तो एरिया तो बढ़ेगा ही, है ना, डायमीटर बढ़ जाएगी तो एरिया बढ़ जाएगा। तो ये है सेकंड पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, वायर में, कंडक्टर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मोशन रैंडम हो जाता है। मतलब वो एक फ्लो में, डायरेक्शन, एक फ्लो में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिर मूव नहीं कर पाते। तो उनका उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। कैसे, मतलब वो किसी भी रैंडम रैंडम डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं ऐसे, और जिसकी वजह से इट इज नॉट गुड फॉर द कंडक्टर। तो कंडक्टर फिर अच्छे से इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करा पाएगा, और फिर उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये टेम्परेचर जो है ये भी इसमें से एक फैक्टर है, जो जो रेसिस्टेंस, जिसके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इजीली करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्योंकि मोशन जो है वो चेंज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो मोशन है ना वो चेंज हो जाते हैं, वो उनके रैंडम मोशन हो जाते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिर फ्लो नहीं कर पाता। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, बेसिकली ऐसा भी होता है कि जब आप करंट को कंटिन्यूस रखते तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर उसकी वजह से रेसिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये चार फैक्टर्स थे, ये चार फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, कि कहाँ पे रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, कहाँ पे रेसिस्टेंस कम होगा, कैसे ये काम करता है। तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक सी थी। इसके बाद हम और डिटेल में रेसिस्टेंस के बारे में, इससे पहले हमने थोड़ा सा पढ़ा है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि सीरीज या पैरेलल में रेसिस्टेंस कैसे काम करता है। एक सीरीज, मतलब सर्किट में अगर हम सीरीज में रेसिस्टेंस लगाते हैं और या पैरेलल में लगाते हैं तो कैसे काम करता है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।